ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वन शॉट में हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन को। ठीक है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन को। तो सबसे पहले ये सवाल उठता है कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन होता क्या है। ये कंप्लीट टारगेट रहेगा हम लोगों का किसी भी वन डे एग्जाम के लिए, जिसमें हम लोग देख लेंगे कि पूरी चीज़ें जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक सारी चीज़ों को देखेंगे और समझेंगे। आपका क्विक रिवीजन होगा और साथ ही साथ पूरी तैयारी भी हो जाएगी। सबसे पहले हेलो एल्केन होता क्या है अगर इसके बारे में पूछा जाए तो देखिए, नाम से ही पता चल रहा है भैया, ठीक है, ये एल्केन का डेरिवेटिव है। एल्केन का डेरिवेटिव। अब एल्केन डेरिवेटिव होने का मतलब क्या हुआ कि जैसे CH4 है, अगर CH4 को आप क्या बोलते हैं, मेथेन बोलते हैं, है ना। अब मेथेन में से आप क्या कर दें, एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दें। किसके थ्रू रिप्लेस करें, तो एक हैलोजन एटम के थ्रू रिप्लेस करें। तो ये क्या हो जाएगा, हम लोगों का हो जाएगा CH3 और X। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनो, एक ही हैलोजन एटम है तो मोनो हैलो एल्केन बोलेंगे। ठीक है, मोनो हैलो एल्केन। अब इसी में अगर हम लोग क्या करें, एक और हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करें, यानी कि प्लस X कर दें, तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का CH2 और X2 हो जाएगा। अब इस कंडीशन में इसका क्या नाम देंगे आप, तो दो हैलोजन एटम आ गया है तो डाई हैलो एल्केन बोल देंगे। ठीक है, और अगर इसी में अगर आपने एक और हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दिया, -H कर देता हूं, प्लस X कर दूंगा, तो अभी ये क्या हो जाएगा, CHX3 हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो ट्राई हैलो एल्केन बोलेंगे। ठीक है, इसका कॉमन नेम भी है, इसका कॉमन नेम हैलो फॉर्म बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है हैलो फॉर्म। हैलो फॉर्म क्या हो जाता है भाई, तो अगर मान लीजिए एक्स के जगह पे क्लोरीन लगा होगा तो आप बोल देंगे सर ये क्लोरोफॉर्म है, अगर ब्रोमीन लगा है तो ब्रोमोफॉर्म है, आयोडीन लगा है तो आयोडोफॉर्म है ना। इस तरीके से अगर एक और आपने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, किसके थ्रू, तो हैलोजन के थ्रू, तो ये क्या हो जाएगा, CX4 हो जाएगा। इसका आपका नाम देंगे तो टेट्रा, टेट्रा हेलो हेलो एल्केन बोल देंगे, है ना। या फिर हम लोग क्या बोल देते हैं इसको, कार्बन, कार्बन टेट्रा हैलाइड बोल देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, हेलो एल्केन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, या इस तरीके से हेलो एल्केन कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं। अब इसी में अगर हम लोग दूसरा ले लें, हेलो एरीन भी तो है, उसको भी तो हम लोगों को जानने की जरूरत है। तो हेलो एरीन क्या है भाई, हेलो एरीन। तो अब देखिए, एरीन का मतलब आप क्या समझते हैं, एरीन का मतलब होता है बेंजीन। ठीक है, अब बेंजीन आपको पता है क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, एकदम बेसिक, C6H6, है ना। क्या होता है, तो एक साइक्लिक कंपाउंड है बेंजीन, है ना, जिसमें हर अल्टरनेट बॉन्ड पे क्या होता है, डबल बॉन्ड रहता है, और हर कार्बन एटम पर एक एक हाइड्रोजन एटम लगा रहता है। ठीक है, इसी वजह से तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका निकल के आता है C6H6। अब इसमें से हम लोग किसको रिप्लेस करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, हाइड्रोजन को ही रिप्लेस करना है। मैं एक हाइड्रोजन को इसमें रिप्लेस कर देता हूं किसी एक हैलोजन एटम के साथ, है ना। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये कहलाएगा हम लोगों का हेलो एरीन। ठीक है, हेलो एरीन। अब इसमें से अब देखिए, हर बार हाइड्रोजन एटम को रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये अंडरस्टूड रहता है कि भाई एक ही था, वो हट गया होगा तभी तो आया होगा, यानी कि बाकी के 5 होंगे। अगर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे तो C6H5 और X लिख देंगे आप। ठीक है, अगर इसमें से मैं एक और हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, तो डाई हेलो हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, अगर एक ही हाइड्रोजन एटम एक कार्बन पे था, तो क्या आप दोनों हाइड्रोजन एटम एक ही कार्बन पे लगा सकते हैं, तो इसका आंसर है नहीं लगा सकते, आपको अल्टरनेट पोजीशन देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर X दे दिया, फिर एक और X दे दिया, है ना। तो अब मैं इसको क्या लिख दूंगा, डाई हेलो एरीन लिख दूंगा, डाई हेलो एरीन लिख दूंगा। ठीक है, इस तरीके से आप क्या करते हैं, हेलो एरीन का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अगर 3 लगा देंगे तो ट्राई हेलो एरीन हो जाएगा, 4 लगा देंगे तो टेट्रा हेलो एरीन हो जाएगा, 5 लगा देंगे पेंटा हेलो एरीन हो जाएगा, 6 लगा देंगे हेक्सा हेलो एरीन हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक रिप्रेजेंटेशन हो गया हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन का।
अब ये चैप्टर पढ़ना क्यों है भाई? ये चैप्टर हेलो एल्केन और हेलो एरीन आपके सिलेबस में दिया है क्या, इस वजह से पढ़ना है? तो इसका जवाब ऐसा कुछ नहीं आप लिखेंगे भाई। देखिए क्या है, ये एल्केन का डेरिवेटिव है, तो आप कई बार इसको एल्काइल हैलाइड भी बोल देते हैं, ठीक है, कॉमन नेमिंग में। अब क्या है, आप समझिएगा इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है। तो सबसे पहले तो अगर बात करें हम लोग पॉलीमर्स में, पॉलीमर्स में आप अगर जान लें, अब तो आपके सिलेबस से बाहर हो गया है, तो क्या होता था, जैसे पीवीसी का आप नाम सुने होंगे, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड का मतलब क्या हुआ कि ये बना होगा इससे, ठीक है, विनाइल क्लोराइड से बना होगा। इसका कॉमन नेम क्या है बच्चे? इसका कॉमन नेम है विनाइल क्लोराइड, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे एंटीबायोटिक हैं, जैसे क्लोरोरामफेनिकॉल हो गया, ठीक है, ये सब भी हम लोगों का किससे बनता है? एंटीबायोटिक्स में लिख देता हूँ, एंटीबायोटिक्स वो किससे बनता है? तो वो भी हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन का डेरिवेटिव होता है, ठीक है। तो ये सब हम लोगों के इंपॉर्टेंस हैं। इसके अलावा एंटीसेप्टिक्स भी बनते हैं, एंटीसेप्टिक्स, ठीक है, एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स बनते हैं, एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। तो ये सब इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस है आपके डेली लाइफ में, है ना। आप लिख सकते हैं अगर हेलो एल्केन और हेलो एरीन का इंपॉर्टेंस। इसके अलावा आप अगर चैप्टर के लास्ट में कभी देखे हो तो आपको क्या देखने को मिल जाता है? कूलेंट्स जो होते हैं, कूलेंट्स, है ना, जैसे CF2Cl2 क्या नाम होता था? फ्रीऑन। कहाँ पे यूज होता था ये? तो कूलिंग एजेंट के जैसा, रेफ्रिजरेटर या एसी में जो गैसेस डलते हैं वो सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये है। अब हम लोग आते हैं कि सर इसका क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करें, मैं यहाँ पर हेडिंग करता हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन की, ठीक है। क्या होता है ये चीज हम लोगों को जानने की जरूरत है। तो देखिए पहले तो आप ऑन द बेसिस ऑफ क्या कर दीजिए? नंबर ऑफ हैलोजन एटम कर दीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम कर दीजिए, ठीक है, हैलोजन एटम। अब देखिए आप आसानी से समझ सकते हैं, अगर मान लीजिए किसी कंपाउंड में एक ही हैलोजन लगा है तो हम लोग उसको क्या बोल रहे थे? हम लोग उसको बोल रहे थे मोनो हैलो एल्केन बोल रहे थे, ठीक है, हैलो एल्केन। अगर मान लीजिए किसी कंपाउंड में दो हैलोजन एटम लगा है, जैसे मैं यहाँ पे CH2 और X2 लिख देता हूँ, तो हम लोग क्या बोल रहे थे? डाई हैलो एल्केन बोल रहे थे, हैलो एल्केन, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी कंपाउंड में क्या लगा है? तो 3 हैलोजन एटम लगा है, तो आप क्या बोल रहे थे? अभी देखें आप, ट्राई हैलो एल्केन बोल रहे थे, ठीक है। और अगर किसी कंपाउंड में 4 हैलोजन एटम लगा है, मैं यहाँ पर CH4 कर देता हूँ, आप बोल रहे थे टेट्रा हैलो एल्केन बोल रहे थे, ठीक है, टेट्रा हैलो एल्केन आप बोल रहे थे, ठीक है। ऐसे ही बेंजीन का भी डेरिवेटिव था। बेंजीन के डेरिवेटिव में अगर एक हैलोजन एटम लगा है, यहाँ पर मैं X कर देता हूँ, तो मैं इसको बोलूँगा मोनो हैलो एरीन बोलूँगा, ठीक है, हैलो एरीन। अगर मान लीजिए किसी में दो हैलोजन एटम लग गया है, X और X, तो हम इसको क्या बोलेंगे? डाई हैलो एरीन बोलेंगे, डाई हैलो एरीन। अगर मैं किसी बेंजीन रिंग में हम लोग क्या कर दें? 3 हैलोजन एटम लगा दें, 3, तो हम लोग क्या बोलेंगे? इसको ट्राई हैलो एरीन बोलेंगे, ट्राई हैलो एरीन, ठीक है। अगर ऐसे ही किसी बेंजीन रिंग में 4 हैलोजन एटम लग गया है, 1 2 3 4, तो इसको आप क्या बोलेंगे? टेट्रा हैलो एरीन बोलेंगे, टेट्रा हैलो एरीन बोलेंगे, ठीक है। अब ऐसे ही अगर 5 लग जाए, 5, तो 1 2 3 4 और ये हो गया 5, हम इसको क्या बोलेंगे? तो पेंटा हैलो एरीन बोलेंगे, ठीक है, पेंटा हैलो एरीन, ठीक। अगर किसी बेंजीन रिंग में हर कार्बन एटम पे एक एक हैलोजन लग जाए, तो आप क्या बोलेंगे? यही हम लोगों का इस टाइप के क्लासिफिकेशन का लास्ट होगा, क्या बोलेंगे भाई? हेक्सा, हेक्सा हैलो एरीन बोलेंगे आप इसको, ठीक है। तो ये हम लोगों का हो गया। अब अगर हम लोग बात करें किसका,
ऑन द बेसिस, ये तो पहला क्लासिफिकेशन हो गया ना। दूसरा क्लासिफिकेशन अगर हम लोग बात करें, इंपॉर्टेंट रहेगा सेकेंड क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले ना हाइब्रिडाइजेशन के बारे में कुछ बेसिक समझ लें हम लोग, तो हम लोगों का ज़्यादा अच्छे से काम हो सकता है। क्या है भाई, तो देखिए कार्बन का ना 3 ही हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, 3। एक तो sp हो सकता है, दूसरा sp2 हो सकता है और तीसरा sp3 हो सकता है। sp3 कब होगा, जब ऑल सिंगल बॉन्ड हो। सिंगल बॉन्ड आप समझते हैं, है ना, जब एक एक ही बॉन्ड लगा हो। जब डबल बॉन्ड आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। और जब ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है कार्बन के साथ तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp। यानी कि ये 3 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन हम लोगों के देखने को मिल सकते हैं। अब इसी के बेसिस पे हम लोग एल्काइल हैलाइड का क्लासिफिकेशन भी कर लेते हैं, ठीक है। तो एल्काइल हैलाइड का क्लासिफिकेशन में हम लोग मान लीजिए पहला मैं यहाँ पे लिख दिया CH3 CH2 और X। तो ये जो कार्बन है वो हम लोगों का क्या हो गया, हर बॉन्ड जो है सिंगल बॉन्ड है ना, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज में आ गया। ऐसे ही sp3 हाइब्रिडाइज जो हैं वो 3 टाइप के हो सकते हैं, एक तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, है ना। 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री, या इसी को आप क्या बोल देते हैं, प्राइमरी बोल देते हैं। फिर क्या बोल देंगे आप, सेकेंडरी बोल देते हैं, सेकेंडरी। और क्या बोल सकते हैं आप, तो आप टर्सरी बोल सकते हैं। आप क्या बोल सकते हैं इसको, टर्सरी। तो देखिए हम लोग ऐसे लिख देते हैं TERT, ठीक है, टर्सरी बोल देते हैं आप। अब देखिए प्राइमरी में क्या होगा, जिस कार्बन से हैलोजन लगा है वो अधिकतम एक ही कार्बन से और लग सकता है, जैसे मैं यहाँ पर CH3 और CH2 कर दिया। लेकिन वहीं सेकेंडरी में क्या होगा, जिस कार्बन से हैलोजन लगा है वो 2 और कार्बन से लगा हुआ होना चाहिए, तो यहाँ पर एक और हाइड्रोजन हो जाएगा। अब जिस कार्बन से हैलोजन लगा है उससे कितने और कार्बन लगे होने चाहिए, तो सर 3 और कार्बन लग जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, टर्सरी एल्काइल हैलाइड या टर्सरी हैलो एल्कीन कहलाएगा, ठीक है। तो sp3 के 3 टाइप्स हो जाएंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। कंसेप्ट क्लियर हो गया। और अगर हम लोग आगे बढ़े, अब sp2 हाइब्रिडाइज वाले में चलिए भाई। sp3 का तो आप कंडीशन देख लिए, sp2 हाइब्रिडाइज जब रहेगा तो हम लोगों को क्या चीजें देखने को मिलेंगी, तो sp2 हाइब्रिडाइज में हो अब बेंजीन भी क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है ना। तो एक तो हम लोगों को बेंजीन दिख सकता है, यानी कि हेलो एरीन आ गया, हेलो एरीन। और दूसरा क्या हो सकता है हम लोगों का, तो दूसरा हो सकता है हम लोग क्या बना लें, यहाँ पर मैं यहाँ पे कर दिया CH2 और ये CH और यहाँ पर X, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन नेम इसका होता है विनाइल हैलाइड। अभी मैं PVC का जब स्टार्टिंग में लिया था तो वो विनाइल क्लोराइड ही था, पॉलीविनाइल क्लोराइड आप इसको बोल रहे थे। ये वाला कार्बन क्या हो गया, डबल बॉन्ड वाला हो गया, यानी कि ये sp2 हाइब्रिडाइज हो गया। यहाँ पर ये वाला कार्बन क्या है, डबल बॉन्ड वाला है, sp2 हाइब्रिडाइज हो गया। एक और कंपाउंड हम लोगों का आता है जो डायरेक्टली sp2 से नहीं लगा हुआ रहता है, ऐसा बीच में एक CH2 का डिफरेंस होना जरूरी है, यानी कि ये वाला कार्बन आपका sp3 है, लेकिन ये वाला कार्बन जस्ट उसके अगला वाला कार्बन क्या होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन है तो आप उसको क्या बोल देते हैं, एलाइलिक ग्रुप बोल देते हैं, यानी कि एलाइलिक हैलाइड हो जाएगा, ठीक है, एलाइलिक हैलाइड। अब ये कंसेप्ट भी हम लोगों का क्लियर हो गया। अभी एलाइलिक हैलाइड में ही देखिए एक और कॉमन हम लोगों का एग्जांपल देखने को मिलता है, ऐसा वाला। अब यहाँ पर देखिए ये कार्बन कैसा है, तो सर ये कार्बन यहाँ पर तो हर बॉन्ड सिंगल ही है, तो ये कार्बन हो गया sp3, और इसके बाद ये वाला कार्बन कैसा है, sp2, तो ये हम लोगों को इसी टाइप का कॉन्फ़िगरेशन मिल गया, यानी कि इसको हम लोग कॉमन नेमिंग में ले जाएं तो क्या बोलेंगे कि ये एलाइलिक हैलाइड है। कंसेप्ट क्लियर है। चलो तीसरा कैटेगरी sp2 तो हो ही गया, तीसरा कैटेगरी हम लोगों का क्या हो सकता है, sp हाइब्रिडाइज्ड का। तो sp हाइब्रिडाइज्ड वाले बहुत रेयर टाइप के कंपाउंड्स होते हैं और इसी वजह से हम लोगों को कॉमन बुक्स वाले लिखते भी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हो ही नहीं सकता। तो ये मान लीजिए मैं ट्रिपल बॉन्ड C और X बना लिया, तो ये वाला कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से लगा हुआ है, यानी कि ये क्या हो गया हम लोगों का sp हाइब्रिडाइज हो गया। तो इस टाइप के कंपाउंड्स आप लोगों को रेयरली देखने को मिलेंगे क्योंकि ये अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। तो विनाइलिक समझ गए। अच्छा
एराइल हैलाइड आप किसको बोलेंगे, एक और कॉमन नेम। तो एराइल हैलाइड जब बेंजीन वाला होगा, ये sp हाइब्रिडाइज का पार्ट नहीं है, ठीक है। जब बेंजीन से डायरेक्टली हैलोजन लगा हो तो उसको हम लोग एराइल हैलाइड या हैलोएरीन बोल देते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं, और हैलोएरीन। तो ये भी हम लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग क्लासिफिकेशन जब पूरा देख लिए तो अब हमारी बारी आती है किसको देखने की, नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए नेमिंग की, जब भी आप किसी कंपाउंड के नेमिंग की बात करते हैं ना, तो आप अपने नाम के बारे में पहले सोचो। आपका नाम ना दो तरीके का होगा, एक तो होगा सर ऑफिशियल नेम। ऑफिशियल नेम जो आपका स्कूल कॉलेज में कहीं भी लिखा जाता होगा वो ऑफिशियल नेम है। और एक जो आपके फ्रेंड सर्कल में आपका नाम होगा, जिससे आपके फ्रेंड्स क्या करते होंगे, आपको बुलाते होंगे कुछ भी नाम रख के, ठीक है। तो एक हम लोग क्या लिख देते हैं, कॉमन नेम। कॉमन नेम, ठीक है। अब देखिए कॉमन नेम का कोई लॉजिक नहीं होता, लेकिन ऑफिशियल नेम में आपका टाइटल भी आ जाता है ना। आपका जेंट्स और लेडीज होने वाला कुमार कुमारी मिस्टर मिस, इस तरीके की चीज़ें भी आ जाती हैं। तो ऑफिशियल नेम का ना एक लॉजिकल कंसेप्ट होता है। लॉजिकल कंसेप्ट क्या है भाई, एक लिखने का तरीका। और कॉमन नेम का ना कोई लॉजिक नहीं होता, विदाउट लॉजिक चलता है, विदाउट लॉजिक चलता है, विदाउट एनी कंसेप्ट चलता है। ये तो आपको जानना पड़ेगा, जैसे जैसे आप पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको कॉमन नेमिंग आती जाएगी, ठीक है। तो लॉजिकल कंसेप्ट में अब देखिए क्या हम लोगों को नाम लिखने का तरीका होता है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं प्रीफिक्स लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखते हैं मेन नेम या वर्ड रूट बोला जाता है, मेन नेम या वर्ड रूट, ठीक है। और उसके बाद क्या आ जाता है हम लोगों का, तो सफिक्स आ जाता है। ये हम लोगों का तरीका होता है नेम लिखने का, अगर हम लोग समझे तो। सबसे पहले जैसे आप क्या लिखते हैं, मिस्टर, और यहाँ पे कोई नाम लिख लेता हूँ मैं, मान लीजिए एक्स, और यहाँ पे हम लोग कोई टाइटल लिख देते हैं, मान लीजिए मोदी, ठीक है। तो इस तरीके का मिस्टर एक्स मोदी। तो इसी तरीके से अब हम लोगों को कंपाउंड्स का भी नाम लिखना होगा। तो देखिए जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर CH3 और Cl कर दिया, तो हैलोजेंस को हमेशा हम लोग किस में लिखते हैं, तो हैलोजेंस को हमेशा लिखा जाता है प्रीफिक्स के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरीन है तो हम लोग क्या लिख देंगे, क्लोरो लिख देंगे, ठीक है। अगर ब्रोमीन होता तो प्रीफिक्स क्या हो जाता, ब्रोमो हो जाता। आयोडीन होता तो प्रीफिक्स क्या हो जाता, आयोडो हो जाता, ठीक है। और ये एल्केन है, तो एल्केन में जब एक कार्बन रहता है तो उसको आप बोलते हैं मेथ, तो ये क्या हो जाता है मेथ, और एन का सफिक्स लगाएंगे हम लोग, क्लोरोमेथेन हम लोगों का नाम हो गया, ठीक है। जबकि कॉमन नेमिंग में अगर हम लोग जाएं तो कॉमन नेमिंग कैसे करेंगे भाई, तो कॉमन नेमिंग हम लोग करेंगे मिथाइल। जब एक कार्बन रहता है तो मिथाइल लिख देते हैं, और क्लोरीन को हम लोग क्या लिख देंगे, क्लोराइड, तो मिथाइल क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, IUPAC नेमिंग। ऑफिशियल नेम कहने का सेंस क्या था बच्चे, IUPAC नेमिंग का था सिस्टम, ठीक है। IUPAC नेम हम लोग ऐसे लिखते हैं। अब मान लीजिए मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, तो CH3 CH और यहाँ पर CH3 और ये हो गया आपका CH2 और X, ठीक है। अब इसका अगर हम लोगों को X का मतलब क्या हुआ, मैं यहाँ पर कॉमन ले लिया, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, हेलो लिखूंगा, है ना। तो अब चलो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। तो मैं नंबरिंग करूंगा 1 2 3, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 2 पे क्या हो गया ना, एक मिथाइल भी आ गया है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 हेलो हेलो, और फिर क्या लिख दूंगा मैं, 2 पे मिथाइल है, 2 मिथाइल, और फिर लॉन्गेस्ट चेन का हम लोग वर्ड रूट लेते हैं या मेन नेम लेते हैं, तो 3 कार्बन का है तो प्रोप, और एल्केन सीरीज का है तो एन। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो प्रीफिक्सेस रहते हैं ना, उसको आपको लिखना होता है किसमें, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको लिखना होगा, ठीक है। अब हेलो है तो मैं कुछ भी नहीं लिखा, अगर मान लीजिए ब्रोमो होता तो ये पहले होता, है ना। एम से जो भी अल्फाबेट में पहले आते हैं तो उनको पहले लिखिए, अगर बाद में आते हैं तो बाद में लिखिए। तो इस तरीके से हम लोग नेमिंग करते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, क्या, नेचर ऑफ CX बॉन्ड पे, नेचर ऑफ CX बॉन्ड, ठीक है। अब नेचर ऑफ CX बॉन्ड कहने का मतलब क्या है, कि जो हम लोग हेलो एल्केन या हेलो एरीन बना रहे हैं उसमें क्या हो रहा होगा, कैसा नेचर होगा उस बॉन्ड का, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तुम्हें पता होनी चाहिए। तो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है
है ना, 2.5 होता है पाउलिंग स्केल में, और हैलोजन का होता है ज़्यादा। ठीक है, अब ये बॉन्ड कैसे बनता होगा, तो ये बॉन्ड बनता है हम लोगों का शेयरिंग से, कोवैलेंट बॉन्ड है ना, कोवैलेंट बॉन्ड है ये। लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड भी भाई कितने टाइप के होते हैं, तो दो टाइप के, एक तो पोलर और दूसरा नॉन पोलर। तो यहां पर भी ये क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैलोजन की ज्यादा है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हैलोजन के टूवर्ड्स में खींचे जा रहे होंगे। जिसका ज्यादा पावर है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, यानी कि कार्बन पार्शियली अपने इलेक्ट्रॉन्स, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा होगा। किसको दे रहा होगा, तो हैलोजन को। एक तरीके से हैलोजन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया, और कार्बन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया। और इसी वजह से इसके ऊपर क्या हो रहा होगा, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस आ जा रहे होंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या कंक्लूजन निकलता है कि ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है CX का, वो कैसा है, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली कार्बन और हैलोजन एटम के मिड में नहीं है, वो कहाँ है, हैलोजन के टूवर्ड्स में कुछ ना कुछ पार्शियली शिफ्टेड है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे कि ये बॉन्ड कैसा है, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है। यहाँ पर ये बॉन्ड कैसा है, तो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है। और अगर हम लोग बात करें बॉन्ड लेंथ का, तो बॉन्ड लेंथ के बारे में आप सोचिए, अगर मान लीजिए मैं यहीं पे करता हूँ CH3F और CH3Cl और CH3Br और CH3I, तो आपको पता है CH3 तो हम लोगों का क्या हो गया, कॉमन हो गया, ये चीज तो कॉमन हो गया। इसका साइज क्या होगा, जो भी आप ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाते हैं वो किस शेप के होते हैं, स्फेरिकल शेप के होते हैं, है ना। लेकिन फ्लोरीन का साइज छोटा है क्लोरीन से, क्लोरीन का साइज छोटा है ब्रोमीन से, और ब्रोमीन का साइज छोटा है आयोडीन से। तो जब एटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगा, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ अगर हम लोग जाएं तो बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा होगा भाई, बॉन्ड लेंथ जो है इंक्रीज हो जा रहा होगा, है ना, इंक्रीज हो जा रहा होगा। इस पे अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोगों का क्या करता है, क्वेश्चन बना देता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि जो बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट है, जो पार्शियल चार्जेस आ रहे हैं, उसको आप क्या करते हैं, Q/D करके मेजर कर लेते हैं। तो जो डाइपोल मोमेंट है वो किसका ज्यादा होता है, तो क्लोरीन का ज्यादा होता है ना। तो मैं यहां पर लिख देता हूं C और Cl का सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद हम लोग अगर करते हैं तो CF का ज्यादा होता है, उसके बाद आप करेंगे तो CBr का ज्यादा होगा, और उसके बाद Ci का होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग करते हैं। अब जरा सोचिए कि ऐसा क्यों हो रहा होगा, Cl का ज्यादा क्यों, तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है फ्लोरीन से ज्यादा होती है, और इसी वजह से ज्यादा पावर से इलेक्ट्रॉन्स को खींच पाता है, तो डाइपोल मोमेंट ज्यादा मिल जाता है। उसके बाद CF का, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, फिर जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती गई उस ऑर्डर में हम लोगों का डाइपोल मोमेंट मिल जाता है। ठीक है, तो ये हम लोगों का नेचर ऑफ CX बॉन्ड का पूरा कंसेप्ट रहा। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, प्रिपरेशन के बारे में, प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्कीन के बारे में पर्टिकुलरली, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें फ्रॉम एल्कोहल, तो एल्कोहल से ना हैलो एल्केन अगर आपको बनाना है, आप जरा सोचिए हैलो एल्केन, तो आपको करना क्या है, आपको करना क्या है भाई, तो अगर आपको अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला पता हो, हम लोग क्या करते हैं ROH, और यहाँ पर अगर हेलो एल्केन का हम लोगों को फॉर्मूला पता है RX, तो इसमें देखने को हमको क्या मिल रहा है, जब भी कोई रिएक्शन देखने को मिले ना, आप सोचिए कि हमको क्या से क्या करना पड़ सकता है। इसमें हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि हम लोग OH को रिमूव करके और उसके जगह पे हैलोजन एटम लगा दिए हैं। ठीक है, इतनी बात तो सर समझ में आ गई। अब और आगे बढ़ लें, तो ये OH का नेचर कैसा है, तो OH का नेचर कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, यानी कि ये डेल्टा नेगेटिव है, और X का नेचर कैसा है, तो ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यानी अब जो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होते हैं ना, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, यानी कि OH को रिप्लेस करके हैलोजन एटम लगाना एक न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन है, क्योंकि उसको लगाकर दूसरा चीज लगा दे रहे हैं हम लोग। उसका भी नेचर कैसा है, तो वैसा ही नेचर है। मेरी बात समझ रहे हैं, जैसे एक सब्जेक्ट के टीचर को हटाकर दूसरा सेम सब्जेक्ट का टीचर लगाना, तो वो क्या हो गया, वो एक सब्स्टिट्यूशन हो गया।
उस टीचर का सब्स्टिट्यूट हो गया। ऐसे ही एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप को हटाकर दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगा देना क्या हो जाता है, सब्स्टिट्यूशन हो जाता है ना। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं क्या कि एल्कोहल्स आर converted into what, haloalkene by न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये कंप्लीट लिखना पड़ेगा हम लोगों को जब भी हम लोग किसी एग्जाम में, अगर रिटन एग्जाम में बैठ रहे हैं तो, ठीक है। नहीं तो फिर हम लोगों को समझने से भी काम चल जाएगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब चलो, इतना बात जब हम लोग लिख दिए ना, तो अब हम लोगों को यहाँ पर मैकेनिज्म देने की जरूरत नहीं है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अभी हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे जब केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अब हम लोगों को क्या सब्स्टिट्यूट करना है, हैलोजन को। तो हैलोजिनेटिंग एजेंट हम लोगों को चाहिए, ठीक है। हैलोजिनेटिंग एजेंट कौन से आते हैं, तो हैलोजिनेटिंग एजेंट हम लोगों के कौन से आते हैं, तो आप लिख सकते हैं PX5 लिख सकते हैं, ठीक है। X क्या होगा, कोई भी हैलोजन एटम ले लीजिए। आप क्या लिख सकते हैं, PX3 लिख सकते हैं। आप क्या लिख सकते हैं, रेड फॉस्फोरस विथ X2 लिख सकते हैं। फॉस्फोरस के ही 3 हम लोगों को मिल गए। इसके अलावा आप क्या लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं ZnCl2 विथ HCl। अब इस पर्टिकुलर रिएजेंट का ना नाम है, हम लोग क्या बोलते हैं इसको, ल्यूकास रिएजेंट, ठीक है। नाम से कई बार हम लोगों को पूछ दिया जाता है। तो ल्यूकास रिएजेंट हो गया, ये हम लोगों का हैलोजिनेटिंग एजेंट है। इसके अलावा और हम लोग क्या लिखते हैं, तो सल्फ्यूराइल क्लोराइड लिख देते हैं, SO2 या SOCl2 लिख देते हैं। सल्फ्यूराइल क्लोराइड नाम होता है। ये बेस्ट होता है, बेस्ट एजेंट टू प्रिपेयर हैलोएल्केन। क्यों, तो अभी जब हम लोग रिएक्शन देखेंगे ना, तो हम लोगों को पता चलेगा कि क्यों ऐसा, ठीक है। तो हैलोएल्केन, तो ये तो रहा हम लोगों का हैलोजिनेटिंग एजेंट जो आपको काम में आएगा। आप इसको ना याद करना पड़ेगा, या तो आप प्रैक्टिस से क्वेश्चन इतना सॉल्व करें कि याद हो जाए। अभी फिलहाल अगर आप वन टाइम देख रहे हैं तो आप इसको याद कर लीजिए कि हैलोजिनेटिंग एजेंट कौन कौन से हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ना कोई भी रिएजेंट बनाकर आपको दे सकता है, ठीक है। अब हम लोग रिएक्शंस को देखें। तो मान लीजिए हमारे पास क्या है, ROH है, ठीक है। अब ROH का अगर हम हैलोजिनेटिंग एजेंट डालेंगे यहाँ पर, मान लीजिए मैं यहाँ पर ZnCl2 विथ HCl ही डाल दिए, ठीक है। तो ये क्या बना लेगा, RX बना लेगा, और इसका OH और HCl का H ये मिलकर क्या बना लेता है, हम लोगों का H2O बना लेता है। सिंपल हो गया। इसके बाद अगर हम लोग मान लीजिए यहाँ पर क्या ले लिए, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ NaBr भी हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, तो ये RBr हो जाएगा और साथ में NaOH हो जाएगा। सिंपल है कि नहीं। ऐसे ही अगर मान लीजिए हम लोग PX5 ले लेते हैं, ठीक है। तो PX5 ले लेंगे तो RX बन जाएगा, प्लस POX3 बन जाता है, प्लस HX बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर आप मान लीजिए PX3 ले लेते हैं, तो PX3 ले लेंगे तो 3RX बन जाएगा, 3RX प्लस H3PO3 बन जाता है, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लीजिए हम लोग SOCl2 ले लेते हैं, तो SOCl2 के केस में क्या होता है, क्यों इंपॉर्टेंट था, तो हम लोग क्या बनाते हैं, RX बनाते हैं, साथ में क्या बनाते हैं, SO2 बनाते हैं जो कि गैसियस स्टेट का होता है, और साथ ही हम लोग HCl बनाते हैं, वो भी गैसियस स्टेट का होता है। तो देखिए, अगर हम लोग SOCl2 को अगर यूज करके हम लोग बनाएंगे ना, तो बाकी के सारे बाई प्रोडक्ट जो है वो गैसियस बन रहे हैं और वो निकल जाएंगे, लेकिन बस केवल और केवल हम लोगों का क्या बन जाएगा, RX बन जाएगा। तो हम लोगों को इसका कोई फिल्टरेशन करने की जरूरत ही नहीं है। बेस्ट मेथड है प्रिपेयर करने का, है ना। कई बार बोर्ड में पूछा भी जाता है। अच्छा, और अगर हम लोग बात करें कि और हम लोग किस चीज से बनाएंगे, तो हम लोग बनाएंगे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, ठीक है। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन हम लोग बनाएंगे। अब हाइड्रोकार्बन में हम लोग कैसे बनाएंगे भाई, ये चीज हम लोगों को देखने की जरूरत है। तो हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले आप बात कर लीजिए किसका, फ्रॉम एल्केन। तो फ्रॉम एल्केन, ठीक है। तो एल्केन से आप कैसे बनाएंगे, तो आप एल्केन में क्या करते हैं, देखिए जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा, हमारे पास एल्केन है,
अब एल्केन का कोई भी एक कॉमन चीजें लेकर सोचो तो CH4 है, ठीक है। अब यहां से हम लोगों को क्या बनाना है, हेलो एल्केन बनाना है, हेलो एल्केन। अब हेलो एल्केन का भी तो इसका डेरिवेटिव क्या हो सकता है, मान लो मैं यहां पर लिख दिया CH3, तो एक X लग जाएगा। हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करना है किससे, हैलोजन से, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन चलता है वो किसके बेसिस पे चलेगा, तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बेसिस पे चलेगा। तो ठीक है, हम लोग लिखेंगे यहां पर एल्कीन्स आर कन्वर्टेड इनटू हेलो एल्कीन बाय फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए ना कैटलिस्ट का काम कौन कौन करता है, तो हम लोग करते हैं यूवी लाइट काम करता है। यूवी लाइट को हम लोग HNU भी लिख देते हैं, ठीक है, या इसके अलावा हीट हम लोग दे देते हैं तो काम करता है, ठीक है, या फिर हम लोग परऑक्साइड दे देते हैं तो भी काम कर देता है, ठीक है। तो अब देखो CH4 को ना हम लोग क्या करेंगे, जो जिससे भी हम लोगों का जिस टाइप का भी हैलोजन लगाना है उसको यहाँ पर लिख दीजिए X2, और ऊपर लिख दीजिए आप मान लीजिए यूवी लाइट या इसमें से कोई भी यूवी लाइट, और सीधे सीधे हम लोगों का प्रोडक्ट लिख देना है यानी कि CHX, और एक हाइड्रोजन जो बचेगा वो एक हाइड्रोजन एटम के साथ निकल जाएगा यानी कि HX बन जाएगा। इसी का अगर हम लोग दूसरा रिएक्शन देखें, थोड़ा सा बड़ा मॉलिक्यूल ले लें, तो मैं यहां पर लिखता हूं CH3, और फिर हम लोगों का क्या हो गया CH2 लिख देता हूं मैं, और ये हमारा क्या हो गया CH3 हो गया, ठीक है। अब इसका अगर मैं Cl2 से रिएक्शन कराता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, तो देखो उस कार्बन पे ले जाना जहां पर क्या हो, मिनिमम हाइड्रोजन हो, ठीक है। तो यहां पर मैं कर दूंगा CH3 और ये CH, और यहां पर X लगा दूंगा या Cl लगा दूंगा, और ये CH3 हो गया प्लस HX लिख दूंगा, तो ये हम लोगों का बेस्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हाइड्रोकार्बन में ही हम लोग बात करें किसका, हेलो एल्की मतलब एल्कीन से, ठीक है, एल्कीन। तो एल्कीन में क्या होता है भाई, डबल बॉन्ड होता है ना। यहाँ पे मान लीजिए मैं डबल बॉन्ड लिख दिया, तो डबल बॉन्ड के केस में अगर हम लोग HX ऐड करेंगे तो ये जो रिएक्शन होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये किसको फॉलो करेगा, तो मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा, है ना। यहां पर तो फिलहाल मार्कोनिकॉफ रूल की कोई जरूरत ही नहीं है, किसी भी साइड में आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर एसिमेट्रिकल एल्कीन हो, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, अगर एसिमेट्रिकल एल्कीन हो उस कंडीशन में हम लोग कैसे बनाएंगे, तो मान लीजिए यहां पर मैं लिख दिया CH3 और ये CH और डबल बॉन्ड CH2। अब मैं अगर इसमें HX ऐड करता हूं तो यहां पर मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, ध्यान से सुनिए, निगेटिव पार्ट जो है रिएजेंट का यानी कि X जो है वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जाके अटैच होगा जहां पर कम हाइड्रोजन हो, ठीक है। तो कम हाइड्रोजन इसमें किस पे है, तो CH पे है, तो हम लोग यहीं पे ले आकर ऐड कर देंगे CH3 और ये CH और यहां पर X लगा देंगे, डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और एक साइड में CH3 यानी कि इधर वाला हाइड्रोजन आके इस CH2 से अटैच हो गया। तो इस तरीके का हम लोगों को काम करना है। इसके अलावा अगर डाई हैलो डेरिवेटिव बनाना है हम लोगों को, जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिख दिया CH2 और इसमें अगर हम लोग X2 ऐड करें इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, तो क्या हो जाएगा भाई, तो दोनों ये पाई बॉन्ड टूटेगा और दोनों साइड में हैलोजन जाकर लग जाएगा, तो यहाँ पर CH2 और X और यहाँ पर भी CH2 और X। तो इस तरीके से हम लोग डाई हैलो डेरिवेटिव बनाते हैं, ठीक है। अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, हम लोग क्या बोलते हैं, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, ठीक है। तो हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में क्या होता है, दो टाइप के होते हैं। देखो अगर तुम्हें पीरियोडिक टेबल पता है तो फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है और आयोडीन होता है। अगर तुम्हें आयोडीन बनाना है तो तुम क्या करोगे, फिनक्लेस्टेइन रिएक्शन कराओगे, फिनक्लेस्टेइन रिएक्शन, ठीक है। अगर तुम्हें फ्लोराइड वाला बनाना है तो तुम क्या करोगे, स्वार्ट्स रिएक्शन कराओगे, स्वार्ट्स रिएक्शन, दो टाइप का होगा, ठीक है। तो पहला हम लोग इधर कैटेगरी लिख देते हैं क्या, स्वार्ट्स रिएक्शन लिख देते हैं, स्वार्ट्स रिएक्शन, ठीक है। दोनों नेमली रिएक्शन है, जो भी किसी साइंटिस्ट के नाम से रिएक्शन होता है वो इंपॉर्टेंट तो है ही भाई। और दूसरा मैं इधर क्या लिख देता हूं, तो मैं इधर लिख दूंगा फिनक्लेस्टेइन रिएक्शन है हम लोगों का, ठीक है, फिनक्लेस्टेइन रिएक्शन। अब देखो स्वार्ट्स रिएक्शन में ना तुम रिएक्शन करा देते हो AgF से, या फिर तुम करा दो SbF3 से, इस तरीके का तुम
फ्लोरिनेटिंग एजेंट ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग लेते हैं RX। अब X क्या हो सकता है भाई, तो फ्लोरीन से ही फ्लोरीन थोड़ी ना लगाओगे, यहाँ पर या तो ये क्लोरीन हो या फिर ब्रोमीन हो या फिर आयोडीन हो, ठीक है। अब इसमें तुम AgF से अगर रिएक्शन कराए तो ये क्या बना लेगा भाई, तो ये बनाएगा R और F बना लेगा, और साथ ही साथ में Ag और X बाहर निकल जाएगा, तो हम लोगों का एल्काइल फ्लोराइड बन जाता है। यही हम लोगों का है श्वार्ट्ज रिएक्शन। लेकिन वहीं अगर हम लोग फिनक्लेस्टेन रिएक्शन की बात करते हैं, तो फिनक्लेस्टेन रिएक्शन में हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग करते हैं क्या, R और X ले लेते हैं। अब X यहाँ पर क्या हो सकता है, तो फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है। अगर आयोडीन ही बनाना है तो आयोडीन को हटाकर तो बनाएंगे नहीं, है ना। तो यहाँ पर हम लोग ट्रीटमेंट कराते हैं सोडियम आयोडाइड से ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो ये क्या बना लेता है, आपका बना लेगा Ri, और साथ में NaX जो होगा वो बाहर निकल जाएगा, है ना। तो ये हम लोगों का दोनों हो गया। दोनों ही रिएक्शन किस पे काम करते हैं, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बेसिस पे काम करते हैं। तो तुम्हें जब भी मान लो तुमसे कोई पूछ लिया व्हाट इज श्वार्ट्ज रिएक्शन, तो सबसे पहले तुम्हें लिखना पड़ेगा कि श्वार्ट्ज रिएक्शन वी प्रिपेयर एल्काइल फ्लोराइड थ्रू द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और उसके बाद तुम रिएक्शन लिख दो। अगर तुमसे मान लो कोई पूछ दिया व्हाट इज फिनक्लेस्टेन रिएक्शन, तो पहले लिखोगे तुम वी विल यूज फिनक्लेस्टेन रिएक्शन टू प्रिपेयर एल्काइल आयोडाइड थ्रू द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसके बाद तुम रिएक्शन लिख दो, काम हो गया हम लोगों का, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं किस पे, प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन पे, है ना। तो प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन, ठीक है। कैसे हम लोग प्रिपेयर करेंगे भाई, तो हेलोएरीन तो बेंजीन का डेरिवेटिव है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोगों को बेंजीन से ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं किसको, टॉल्वीन को। जब बेंजीन के ऊपर क्या लग जाए, CH3, क्या बोलते हैं उसको, टॉल्वीन, ठीक है। अब इसका अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं X2 से इन द प्रेजेंस ऑफ Fe, और यहाँ पर हम लोग लेते हैं डार्क, ठीक है, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, ठीक है। अब ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, इसी वजह से ऑर्थो पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्थो पैरा कहने का सेंस क्या है, अभी बताता हूं। तो देखो CH3 या तो लग जाएगा F यहाँ पर, या X जो भी आप ले रहे हैं, और प्लस यहाँ पर हम लोग पैरा पोजीशन पे लगाएंगे, तो ये हो जाएगा CH3, और यहां पर हम लोग लगा देंगे X। अब देखो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का मतलब क्या हुआ, तो बेंजीन की जब भी बात करते हो ना, बेंजीन का, तो बेंजीन में अगर कोई ग्रुप लग गया, मान लो ये ग्रुप लग गया, तो ये काम करता है किसके जैसा, हेड के जैसा। जैसे तुम्हारा सर है वैसे ही इस बेंजीन का सर आ गया। सर के बाद जो दोनों साइड के कार्बन होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन, ठीक है। और ये जो दोनों पोजीशन होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटा पोजीशन। और ये जो नीचे वाला जस्ट अपोजिट वाला पोजीशन होगा उसको हम लोग बोलेंगे पैरा पोजीशन, ठीक है। तो अगर CH3 लगा है ना, तो कोई भी अपकमिंग ग्रुप जो है वो या तो ऑर्थो पे लगेगा या फिर पैरा पे लगेगा। तो अभी हम लोग ऑर्थो पे और पैरा पे, अगर बहुत डिटेल में जानना है ना तो तुम्हें हम लोगों के साथ कंप्लीटली जुड़ना पड़ेगा, तब जाकर तुम चीजों को समझोगे। ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनिक रटने वाली चीजें हैं, पूरी तरीके से समझने वाली चीजें हैं, बशर्ते समझने के लिए क्या करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, ठीक है। अभी तो हम लोगों का फिलहाल एग्जाम है, तो हम लोग बस किस पे फोकस कर रहे हैं, किसी भी तरीके से एग्जाम निकल जाए। तो अब देखो अगला जो रिएक्शन हम लोगों का आता है, कौन सा आता है, सैंडमायर रिएक्शन आता है, ठीक है। सैंडमेयर भी बोलते हैं आप इसको, सैंडमायर भी कुछ लोग बोलते हैं। तो सैंडमेयर रिएक्शन में कुछ नहीं, हम लोग क्या लेते हैं, एनिलीन ले लिए। एनिलीन किसको बोलोगे, तो जब बेंजीन के ऊपर NH2 लग जाएगा तो उसको आप बोलते हैं एनिलीन, ठीक है। ये हम लोगों का क्या हो गया, एनिलीन हो गया। अब इसका तुम ट्रीटमेंट कराते हो NaNO2 से, और किसके साथ, HCl के साथ, लो टेम्परेचर पे 0 डिग्री सेल्सियस मान लो, ठीक है। तो ये क्या बना लेता है, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट बना लेता है। N2 के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और Cl हम लोगों का नेगेटिव हो जाएगा। अब इस टाइप के कंपाउंड्स को आप क्या बोलेंगे, तो इस टाइप के कंपाउंड्स को आप बोलेंगे बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट बोलेंगे, ठीक है। बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट या क्लोराइड, है ना। अब इस बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड का हम लोग ट्रीटमेंट कराते हैं। बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड हम लोगों के पास हो गया, यहाँ पर N2 पॉजिटिव और ये Cl नेगेटिव हो गया। अब इसका अगर हम लोग ट्रीटमेंट मान लीजिए करा दिए किसके साथ, Cu2X2 के साथ, तो जो भी यहाँ पर हैलोजन लोगे ना वो
बेंजीन के ऊपर डायरेक्टली आकर अटैच हो जाएगा। मान लो मैं यहाँ पर X लगा दिया और साथ में क्या बन जाएगा भाई, तो साथ में N2 बन जाएगा, ठीक है। अब प्लस में HCl बन जाता है या HX बन जाता है। या अगर आप मान लीजिए Cu ले लिए और X2 ले लिए तो ही आपका वही काम होगा, तब भी बेंजीन के ऊपर हैलोजन आके लग जाएगा और ये N2 बन गया और यहाँ पर Cu2X2 बन जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप अगर मान लीजिए Ki ले लिए तो भी ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आयोडीन आके लग जाएगा, आयोडीन, और प्लस में N2 और प्लस में K और Cl बन जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के हैलो एरीन्स को प्रिपेयर कर लेते हैं बहुत आसानी से, किससे, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट से। और इसी वजह से ये रिएक्शन हम लोगों का क्या हो जाता है, हम लोगों का रिएक्शन हो जाता है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपको भूलना नहीं है, मैं पहले ही बोला हूं कि जो भी आपके नेमली रिएक्शन है, चाहे फिनक्लेस्टेइन हो गया या स्वार्ट्स हो गया या सैंडमियर हो गया, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं किसके बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टीज। हम लोग प्रिपरेशन देख लिए, अब हम लोग आते हैं किसके बारे में बात करेंगे भाई, तो हम लोग बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्कीन, हैलो एल्कीन एंड हैलो एरीन के बारे में, ठीक है। हैलो एरीन, अब क्या होता है समझो। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोगों को पढ़ना क्या होता है, तो सर इसका स्टेट क्या होगा, मतलब जो भी कंपाउंड्स हैं वो सॉलिड, लिक्विड या गैस में एग्जिस्ट करेंगे या कैसे एग्जिस्ट करेंगे। इसके अलावा और क्या हम लोगों को देखना होगा, तो हम लोगों को देखना होता है कि भाई इसकी सॉलिबिलिटी कैसी होगी, इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, ये सब चीजें हम लोगों को देखने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब देखो, अब यहां पर क्या है, हम लोग सबसे पहले बात करते हैं, तो जो लोअर मेंबर होते हैं ना, 1 कार्बन कंटेनिंग, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं 1 कार्बन एटम कंटेनिंग हैलो एल्कीन्स, एरीन तो होगा नहीं, हैलो एल्कीन्स आर आर क्या होता है, तो ये हो जाता है हम लोगों का आर गैसियस, while others are liquid and higher member जो होंगे, and higher member जनरली जब 10-12 कार्बन से ज्यादा कार्बन होने लगते हैं, ठीक है, मेंबर्स आर एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, ठीक है। तो पहला तो हम लोगों का स्टेट क्लियर हो गया। अब दूसरी बात हम लोग करते हैं, दूसरी बात हम लोग किसकी करेंगे, तो सॉलिबिलिटी की अगर बात करें तो ड्यू टू CX बॉन्ड, दैट इज क्या होता है, पोलर है, पोलर, दे आर वेरी लेस soluble in polar solvent, ठीक है, that is water, but solubility in water क्या होगा भाई, decreases as the carbon chain या एल्काइल चेन, कुछ भी कहिए, या कार्बन एटम इंक्रीजेस। और ऐसा क्यों होगा, तो देखिए ऐसा इस वजह से होगा कि एल्काइल चेन होता क्या है, नॉन पोलर पार्ट होता है, तो पोलर में वो थोड़ी ना सॉल्युबल होगा, किसमें सॉल्युबल होगा, तो नॉन पोलर में ही, ठीक है। तो इसी वजह से, बट दे आर फ्रीली सॉल्युबल, इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। फ्रीली सॉल्युबल होंगे किसमें, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में। तो हम लोग सॉल्युबिलिटी जान गए, हम लोग स्टेट जान गए, हम लोग सॉल्युबिलिटी जान गए। अब हम लोग बात करते हैं किसके ऊपर, तो बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट देखो, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंटरएक्शन के, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंटरएक्शन। इसके अलावा अगर हम लोग और बात करें
तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोलर मास के, मोलर मास के। अगर मास ज्यादा तो उड़ाने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट अगर ज्यादा कब होगा, जब सरफेस एरिया कम होगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, सरफेस एरिया ऑफ द मॉलिक्यूल के, सरफेस एरिया ऑफ द मॉलिक्यूल। और ये हम लोगों का कब काम आता है, आइसोमेरिक फॉर्म में। ठीक है, तो हम लोग यहां पर इसी से एक पॉइंट बनाते हैं। देखिए क्या पॉइंट बनाएंगे भाई, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलो एल्कीन, हेलो एल्कीन increases as the molar mass increases। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। जैसे जैसे मास बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। अब इसमें इंटरैक्शन हम लोगों को किस टाइप का मिलता है, तो डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन हम लोगों को देखने को मिल जाता है, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं होता जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाए वाटर में, तो उस वजह से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम लोग वही बात करते हैं आइसोमेरिक फॉर्म में, है ना, तो सरफेस एरिया के बारे में मैं बोला हूं, तो जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होगा सरफेस एरिया कम होता जाता है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होने लगता है, हम लोगों का कम होने लगता है। तो मैं इस पॉइंट को भी लिख दूंगा, एज द ब्रांचिंग इंक्रीजेस क्या होने लगता है, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज इन सरफेस एरिया, डिक्रीज इन सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया डिक्रीज होने लगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। तो ठीक है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, इंक्रीज नहीं होगा, तो ये हम लोगों का कंसेप्ट बनता है। अच्छा, ये हम लोग ऐसा लिख दिए थे ना, इसको मैं करेक्ट कर देता हूं, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, है ना। अच्छा, अब अगर हम लोग बात करें मेल्टिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम लोग बात करते हैं, तो मान लीजिए हम लोग यहाँ पर बात कर लें किसका, तो हैलोजन के डेरिवेटिव का। तो Cl हो गया और यहाँ पर Cl हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाता है ये। ऑर्थो डायरेक्टिव हो गया, फिर ये क्या हो गया, मेटा हो गया, फिर क्या हो गया भाई हम लोगों का, तो पैरा हो गया। तो देखो यहां पर दो कंसेप्ट लगते हैं मेल्टिंग पॉइंट के केस में। एक तो पैकिंग आपको समझना पड़ेगा, किसी भी चीज को मेल्ट करा रहे हैं यानी कि वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो अगर पैकिंग अच्छी तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, मतलब अगर ज्यादा टाइटली पैक्ड है कोई कंपोनेंट तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ऑब्वियसली ज्यादा हो जाना है। दूसरा, पैकिंग के बाद भी दूसरा किसके ऊपर मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करने लगेगा, तो इंटरैक्शन के ऊपर, इंटरैक्शन। अब अगर इंटरैक्शन ज्यादा तो भी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। अब देखो इंटरैक्शन पैकिंग सबसे अच्छी किस में होगी, तो ये लीनियर, एक तरीके से कहो तो सिमेट्रिकल कंपाउंड है, इसके बगल में हम लोग दूसरा तीसरा चौथा इस तरीके से पैक कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो किसका होता है, पैरा वाले का, पैरा डेरिवेटिव। उसके बाद दूसरा अगर हम लोग बात करें ना, तो देखो इसमें पोलैरिटी ज्यादा है, इधर वाला नेचर पॉजिटिव और इधर वाला नेचर क्या हो गया हम लोगों का, नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो पैरा के बाद हम लोगों का कौन सा आ जाता है, ऑर्थो डेरिवेटिव। और सबसे कम हम लोगों को मेल्टिंग पॉइंट किसका देखने को मिलेगा, तो ये मेटा वाला है, तो मेटा डेरिवेटिव का मिलेगा। तो ये हम लोगों का मेल्टिंग पॉइंट की बात हो जाती है। सॉलिबिलिटी हम लोग कर ही चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं किसके अगले टॉपिक पे, इसके क्या हो जाता है हम लोगों का, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्कीन एंड हेलो एरीन के ऊपर। ठीक है, हेलो एरीन के ऊपर। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्कीन एंड हेलो एरीन में हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा भाई, तो देखिए जो भी हम लोगों के हेलो एल्कीन्स हैं वो क्या क्या रिएक्शन देते हैं, तो एक तो देता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी मैं आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि हम लोगों को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आगे चल के पढ़ना है। दूसरा हम लोगों का देता है एलिमिनेशन रिएक्शन, और तीसरा हम लोगों को देता है रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ मेटल। तो ये तीन टाइप के हम लोगों को रिएक्शन पढ़ने हैं, रिएक्शन विथ मेटल। ठीक है, अब चलो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पर हेडिंग करूंगा क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है, तो कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एक न्यूक्लियोफाइल को हटाकर अगर हम लोग दूसरा न्यूक्लियोफाइल लगा दें तो वो रिएक्शन क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। ठीक है, अब न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है, तो नेगेटिवली चार्ज जो भी स्पीसीज होते हैं उसको आप क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं उसको न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो टाइप से होता है। कौन कौन सा भैया, तो पहला होता है SN1 और दूसरा होता है SN2। ठीक है, SN1 रिएक्शंस ऐसे होंगे जो क्या करते हैं, इसको फुल फॉर्म अगर हम लोग सबसे पहले लिखें तो हम लोग क्या लिख देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक डिफरेंस कई बार पूछा गया है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर। यूनिमॉलिक्यूलर नाम में ही पता है सब चीजें क्या होना है। और SN2 के बारे में हम लोग क्या बोलते हैं, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाई मॉलिक्यूलर। ठीक है, ये हम लोगों का हो जाता है बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। चलो ये हम लोग तो समझ गए कि ये 1 लिखने का मतलब क्या है और ये 2 लिखने का मतलब क्या है। अब इसमें जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होती है ना, वो क्या होता है, टर्सरी और सेकेंडरी और देन प्राइमरी होता है। जबकि इसमें जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है वो प्राइमरी, देन सेकेंडरी और टर्सरी होता है। अब आपको ये बात समझ में आ नहीं रहा होगा, तो देखो अभी हम लोग स्टार्टिंग में चैप्टर के पढ़े थे, ये हम लोगों का होता है टर्सरी, जब एक कार्बन से 3 कार्बन लग जाए और यहाँ पर हैलोजन लगा दीजिए, ये टर्सरी हो गया। तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा। फिर अगर एक कार्बन से 2 कार्बन और लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा। और जब एक कार्बन से हम लोग एक ही कार्बन और लगाएं तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, प्राइमरी हो जाएगा। तो ये वाली रिएक्टिविटी ऑर्डर इसमें मिलता है। और ठीक अपोजिट हो जाता है हम लोगों का यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर, यानी कि CH3X का सबसे ज्यादा, फिर CH3 और C और यहाँ पर CH3 और ये H और X, और फिर सबसे कम किसका हो जाएगा, तो टर्सरी का हो जाएगा। ठीक है, टर्सरी का हो जाएगा। तो ये हम लोगों का रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है। अब देखो जो SN1 रिएक्शन है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, तो ये हम लोग क्या लिख देंगे, 2 स्टेप रिएक्शन। ठीक है, जबकि SN2 जो होता है वो 1 स्टेप रिएक्शन होता है, 1 स्टेप रिएक्शन। तो ये डिफरेंस भी हम लोग करते जा रहे हैं, है ना। अच्छा, ये जो हम लोगों का SN1 रिएक्शन है ये कैसे होता है, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में होगा। जबकि SN2 जो रिएक्शन है वो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में होता है, एप्रोटिक सॉल्वेंट में। अब इसका हम लोग क्या करें, एक एक रिएक्शन देख लें तो ज्यादा बेस्ट तरीके से समझ में आएगा। तो जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि CH3 और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर मैं X लगा दिया, मैं यहाँ पर ट्रीटमेंट कराया एक्वस NaOH से। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन होगा वो SN1 रिएक्शन होगा। अभी कैसे, तो पता चल जाएगा। लेकिन अगर मान लो मैं यहीं पे करता हूँ CHX और प्लस मैं यहाँ पर रिएक्शन करा दिया एक्वस NaOH से, अब ये जो रिएक्शन होगा वो SN2 रिएक्शन होगा। ठीक है, कैसे, तो देखो OH इसमें का न्यूक्लियोफाइल है, इसमें का भी OH न्यूक्लियोफाइल है। जो हम लोगों का सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है जिस पे रिएक्शन होना है उसमें हैलोजन न्यूक्लियोफाइल है और यहाँ पर भी हैलोजन न्यूक्लियोफाइल है। होना क्या है, इस OH को जाकर इस हैलोजन को रिप्लेस करना है। अब देखो ये सामने से जा नहीं सकता क्योंकि हैलोजन है, अब बैक साइड से जा नहीं सकता क्योंकि ये ग्रुप एल्काइल ग्रुप है। तो एल्काइल ग्रुप क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस। तो सामने से जाना और बैक साइड से जाना कैंसल। जबकि वहीं अगर हम बात करें इस मॉलिक्यूल में तो बगल से तो नहीं जा सकता, ठीक है, लेकिन बैक साइड से जा सकता है, ये बात। तो SN2 रिएक्शन में क्या होता है, बैक साइड से अटैक होता है, जबकि SN1 रिएक्शन में ना बैक साइड से होगा ना फ्रंट साइड से होगा। ऐसे कंडीशन में हम लोगों को क्या करना पड़ता है, सबसे पहले सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को लेकर हीट करना पड़ता है। ठीक है,
जब हम लोग हीट करेंगे ना इसको, तो ये वाला हैलोजन एटम जो है वो ब्रेक हो जाता है और फॉर्मेशन हो जाता है किसका, कार्बोकैटायन का। ठीक है, यहां पर क्या हो गया, कार्बोकैटायन हो गया प्लस हैलोजन ब्रेक हो गया। जबकि यही अगर हम लोग बात करें बैक साइड से अटैकिंग पॉसिबल है, तो ऐसे कंडीशन में जो हम लोगों का OH नेगेटिव है वो बैक साइड से अटैक करता है और ट्रांजिशन स्टेट में आ जाता है। यहां पर CH3 लिख देता हूं, ये बैक साइड से हैलोजन निकलना चालू और फ्रंट साइड से OH आके जुड़ना चालू। इसी टाइप के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल देते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, अब जब ये ब्रेक हो गया, पहला स्टेप तो यही था, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में आप क्या करते हैं, तो जो जो हम लोगों का कार्बोकैटायन बना है ना, इसमें आप फ्रंट साइड से हम लोग क्या करते हैं, OH को ले आकर फिर जोड़ देते हैं, तो ये सेकेंड स्टेप हो गया। ठीक है, तो CH3 और यहां पर भी CH3 और यहां पर भी CH3 और ये OH। जबकि इसमें क्या होगा, उसी स्टेप में ट्रांजिशन स्टेट जब हम लोगों का चेंज होगा, तो ये CH3 और फ्रंट साइड से OH अटैच हो गया और X बाहर निकल गया, यानी कि ये हम लोगों का क्या हो गया, इन्वर्ट हो गया मॉलिक्यूल। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेल्डन इन्वर्जन बोल देते हैं, वेल्डन इन्वर्जन। चलो, और क्या पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं यहां पर, तो यहां पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कैसे होगा, तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन थ्रू द कार्बोकैटायन हुआ है, कार्बोकैटायन। लेकिन यहां पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, तो थ्रू द ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट हुआ है। ठीक है, अच्छा यहां पर अगर हम लोग बात करें नो इन्वर्जन प्रोडक्ट, कोई उल्टा प्रोडक्ट नहीं बना है, नो इन्वर्जन। यहां पर क्या हुआ है, तो इन्वर्जन प्रोडक्ट मिला है, इन्वर्जन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये हम लोगों का क्या हो गया, डिफरेंस भी हो गया और हम लोग कंसेप्ट भी समझ गए, हो गया कि नहीं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलो, दूसरा हम लोग बात करते हैं किसका, एलिमिनेशन रिएक्शन का। एलिमिनेशन रिएक्शन का भी हम लोग मैकेनिज्म समझ ले भाई। एलिमिनेशन रिएक्शन तो क्या होता है, एलिमिनेशन नाम से ही पता चल रहा है, जब आप किसी ग्रुप या एटम को रिमूव कर दें, ठीक है, तो वो हम लोगों का क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है, अब हेलो एल्केन एलिमिनेशन रिएक्शन कैसे देगा, तो एलिमिनेशन रिएक्शन भी दो टाइप का ही होता है, एक हम लोग बोलते हैं E1 और दूसरा हम लोग बोलते हैं E2। यहां पर भी सेम है, हम लोग क्या बोलेंगे, तो एलिमिनेशन रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर बोलते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर। ठीक है, और यहां पर हम लोग क्या बोल देंगे, E2 जो होगा, तो एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन बाई मॉलिक्यूलर बोल देंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों का हो जाएगा बाई मॉलिक्यूलर। अच्छा, यहां पर जो रिएक्टिविटी होगी क्या होगा, तो 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री का होगा, और यहां पर भी जो एलिमिनेशन का ऑर्डर होगा वो 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री का होगा। ठीक है, यहां ये जो रिएक्शन होते हैं ना, एक्सोथर्मिक होंगे, एक्सोथर्मिक, और ये भी रिएक्शन सब लोगों के क्या होंगे, एक्सोथर्मिक। मतलब क्या कहने का सेंस क्या है, कि ऑलरेडी ये हीट एब्जॉर्ब करते हैं तभी एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। अब E1 रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगा, तो थ्रू द कार्बोकैटायन होगा, कार्बोकैटायन। ठीक है, जबकि E2 कैसा होगा, तो ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होगा, ट्रांजिशन स्टेट। अच्छा, और क्या होगा भाई, तो E1 जो होगा 2 स्टेप मैकेनिज्म होगा, 2 स्टेप मैकेनिज्म। जबकि E2 क्या होगा, 1 स्टेप मैकेनिज्म होगा, 1 स्टेप मैकेनिज्म। अब देखो, एलिमिनेशन रिएक्शन का ना एक ट्रिक है, ट्रिक क्या है भाई, सेट-जेफ रूल का ट्रिक है, सेट-जेफ रूल। तो अभी फिलहाल हम लोग अगर सेट-जेफ रूल समझ जाए तो हम लोग रिएक्शन लिख पाएंगे। क्या कहता है सेट-जेफ रूल, तो देखो पहले ना एग्जांपल समझो, कि यहां पर मान लो हमारे पास क्या है, X है और फिर यहां पर CH2 और CH3 है। अब इसको अगर हम लोग एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में हीट करना चालू किए, हीट करना, तो ये हाइड्रोजन निकलना चालू हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन किधर से निकलेगा, तो देखो यहां पे दो केस हो सकता है, या तो हाइड्रोजन यहां से निकले या फिर हाइड्रोजन यहां से निकले, एडजेसेंट कार्बन से निकलेगा और डबल बॉन्ड आएगा, यही रिएक्शन होना है। तो सेट-जेफ रूल क्या कहता है,
मोर सब्स्टिट्यूटेड जो एल्कीन होता है ना, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन आर कंसीडर्ड एज क्या कंसीडर्ड करेंगे भाई, कंसीडर्ड एज मेजर प्रोडक्ट ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, मेजर प्रोडक्ट ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन हम लोग करेंगे। अब क्या है, अगर मान लो हम लोग यहाँ पर CH2 और डबल बॉन्ड CH और फिर CH2 और यहाँ पर CH3 कर दिए, तो ये इस साइड वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकाले हैं, और अगर दूसरा हम लोग करें तो यहाँ पर मैं डबल बॉन्ड लगाऊंगा। अब तुम खुद बताओ कि ज्यादा सब्स्टिट्यूशन किस में है, तो ज्यादा सब्स्टिट्यूशन के लिए ना चेक करो, तो इधर से एक सब्स्टिट्यूशन लगा है, जबकि इधर डबल बॉन्ड से 2 सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हैं, यानी कि ये प्रोडक्ट जो है हम लोगों का क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा, और ये प्रोडक्ट हम लोगों का क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब चलो, अब हमारी बारी आ गई किसकी, हम लोग क्या करें, एग्जाम्पल्स को देखें। हम लोग सब्स्टिट्यूशन देख लिए और एलिमिनेशन भी देख लिए। तो अब देखो, अगर मान लो हम लोग यहाँ पर RX लिए हैं, ठीक है, अब RX का ना मैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का अगर एग्जाम्पल लिखूं, अगर मान लो मैं यहाँ पर NaOH लिखता हूँ एक्वस, तो क्या बन जाएगा भाई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने की वजह से ROH बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ Ag और Cl लिख देता हूँ, तो ये क्या होता है, डायट टाउटोमर शो करता है। अगर तुम नहीं पढ़े हो ना तो फिर अब नेक्स्ट ईयर मिलो तब हम लोग पढ़ेंगे। ये क्या हो जाएगा, तो RCNC हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाता है, प्लस AgX हो जाएगा हम लोगों का। अगर मान लो हम लोग वहीं पे KCN कर लेते तो ये मिल जाता हम लोगों का RCN मिल जाएगा। अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पर NH3 कर लेते हैं तो ये RNH2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस HX हो जाएगा। तो ये सब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जाम्पल है। अगर मान लो मैं यहाँ पर NO2 यानी कि HNO2 कर लेता हूँ तो ये हम लोगों का RNO2 बन जाएगा। ठीक है, तो ये सब हम लोगों का किसका एग्जाम्पल है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। लेकिन अगर मैं वहीं पे एक चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, अगर मैं अल्कोहलिक KOH कर देता हूँ और हीट कर देता हूँ तो ये हम लोगों का एल्कीन बना लेता है। क्यों, क्योंकि ये है हम लोगों का एलिमिनेशन रिएक्शन और ये है हम लोगों का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब हम लोग ये कर लिए, अब हम लोग का जो दूसरा पार्ट आता है हेलोएरीन, उसका तो हम लोग केमिकल रिएक्शन देखे ही नहीं। तो हेलोएरीन जो है ना वो हम लोगों का कैसा रिएक्शन देता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे पहले अगर मान लो तुमने क्या कर दिया, RX का ट्रीटमेंट करा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ AlX3, हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। तो R आके यहाँ पर लग जाएगा, यहाँ पर X है ही, यहाँ पे मैं कर दिया R, और यहाँ फिर क्या हो सकता है, ऑर्थो डायरेक्टिंग बन सकता है, यानी कि X और यहाँ पर R। ठीक है, तो ये हम लोगों का प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर मान लो हम लोग एसाइलेशन करा दिए तो RCO और फिर X, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन बोलते हैं, यहाँ पर AlX3 ले लीजिए, तो एसाइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा X, और फिर यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हम लोग लगा देंगे CO और R लगा देंगे, और या फिर ऑर्थो डायरेक्टिंग बना दीजिए, तो ये हमारा X और यहाँ पर CO और R लग गया। तीसरा कंडीशन, अगर हम लोग मान लीजिए नाइट्रेशन करा देते हैं, तो नाइट्रेशन HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 कराते हैं, तो ये आपका NO2 ग्रुप लग जाएगा, तो यहाँ पर X लगा देंगे और यहाँ पर NO2 लगा देंगे, या फिर हम लोग क्या कर देंगे, तो यहाँ पर X और ये हम लोगों का NO2 लग जाएगा। इसके अलावा और हम लोग क्या कर सकते हैं, तो सल्फोनेशन करा सकते हैं, कुछ नहीं, H2S2O7 वोलियम के प्रेजेंस में हम लोग करा देते हैं, तो ये हम लोग क्या हो जाएगा, यहाँ पर हैलोजन, और फिर हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर SO3H, और फिर या फिर आपका ऑर्थो डायरेक्टिंग वाला भी बन जाएगा, तो X और यहाँ पर SO3H कर लेंगे हम लोग। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, हेलोएरीन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो डाउस प्रोसेस की बात करते हैं। आप क्या करते हैं, X और सीधे सीधे आप ना यहाँ पर एक्वस NaOH से ट्रीटमेंट कराते हैं, एक्वस NaOH से किस पे, तो 623 केल्विन टेम्परेचर पे और 300 ATM प्रेशर पे। ये सीधा सीधा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है और सीधे कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फिनॉल में। तो बहुत बार पूछा गया है कि
हेलो एरिन को डायरेक्टली फिनॉल में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो यहाँ पर तुम्हारे पास आइडिया लग गया। तो ये हो गया। अब हमारे पास जो असली इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो क्या है, रिएक्शन विथ मेटल। रिएक्शन विथ मेटल में ना हमारे पास 3 रिएक्शंस आते हैं जो हम लोगों को जानना चाहिए। कौन कौन सा भाई, तो पहला आता है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन, अब वुड्स रिएक्शन में हम लोग कराते क्या है, तो देखो 2 एल्काइल हैलाइड ले लो तुम, यहां पर हम लोग क्या ले लें, 2 सोडियम ले लेते हैं, और इधर से भी मैं X और R ले लेता हूं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा पार्ट जो है हम लोगों का बाहर निकल जाता है। यहां पर आप सॉल्वेंट लेते हैं ड्राई ईथर, ठीक है, और क्या बन जाता है, सिमेट्रिकल एल्केन बनता है। ये बात तुमको ध्यान में रखना पड़ेगा, या जब भी क्वेश्चन आए तो लिखना भी पड़ेगा, सिमेट्रिकल एल्केन, ठीक है। और साथ में 2NaX बन जाएगा। तो यही वुड्स रिएक्शन है। कई बार ये पूछ देता कि अगर ये डिफरेंट टाइप का लें तो क्या बनेगा, तो ये मिक्सर ऑफ प्रोडक्ट बना लेगा, जो कि हम लोगों के लिए बिल्कुल यूजलेस हो जाएगा, ठीक है। दूसरा जो रिएक्शन आता है वुड्स रिएक्शन के बाद, वो कौन सा आता है, वुड्स फिटिग रिएक्शन। वुड्स फिटिग रिएक्शन आता है भाई, फिटिग रिएक्शन। अब इसमें क्या करना ना, तो एक साइड में एल्काइल हैलाइड, दूसरा सोडियम तो आप लेंगे ही, दूसरे साइड में आप क्या लेते हैं, एक्स के साथ मतलब हेलो एरीन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये सेम कंडीशन है, ड्राई ईथर हम लोग लेंगे, और फिर क्या बन जाएगा, तो एल्काइल फिनाइल बन जाता है। बेंजीन के ऊपर एक एल्काइल ग्रुप आ गया और 2NaX बाहर निकल गया, सेम कंडीशन। तीसरा हम लोगों का आता है कौन सा, फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन, तो फिटिग रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, तो दोनों जो हम लोगों का बेंजीन वाला डेरिवेटिव लेंगे, तो डाई फिनाइल इसका प्रोडक्ट बनेगा, 2 सोडियम ले लीजिए, और यहां पर भी हम लोग क्या कर लें, एक्स लगा दें। तो ये हैलोजन जो है सोडियम के साथ हर रिएक्शन में होना यही है, तीनों ही रिएक्शन में होना यही है, ये निकल जाएगा हम लोगों का ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, और बाकी की चीजें आपस में जुड़ जाएंगी, यानी कि डाई फिनाइल हो गया ये हम लोगों का, ठीक है। तो ये हम लोगों का +2NaX, तो डाई फिनाइल के लिए फिटिग, वुड्स फिटिग एल्काइल फिनाइल के लिए, और वुड्स रिएक्शन सिमेट्रिकल एल्केन के लिए। इसी के बेसिस पे एक और हम लोगों का रिएक्शन आता है, मान लीजिए RBr है, और Mg से अगर हम लोग ट्रीटमेंट कराएं तो ये बन जाता है RMgBr, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रिगनार्ड रिएजेंट बोलते हैं, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। तो ये हम लोगों का कंप्लीट हुआ केमिकल रिएक्शन के रिस्पेक्ट में। इसके बाद ना हम लोगों से क्या पूछता है कई बार, तो भाई बताइए, जो कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है उसमें हम लोग से पूछ देता है कि क्लोरोफॉर्म क्या है, तो CHCl3 है क्लोरोफॉर्म, किसके काम आता है भाई, तो कुछ लोग तो इसको नशे के रूप में भी यूज करते हैं, तुम्हें नशे के रूप में नहीं यूज करना है। क्या होता है, तो ये हम लोगों का एक तरीके से नारकोटिक केमिकल कंपाउंड्स है, ये हम लोग लिखते हैं, ठीक है, या केमिकल रिएजेंट है बेस्ट। अभी अगले चैप्टर में तुम अल्कोहल फिनॉल और ईथर में देखोगे क्या होता है, तो इससे हम लोग एल्डिहाइड बनाने के भी काम में आ जाता है, ठीक है। इसके बाद फ्रियोन का फॉर्मूला पूछ देता है, तो CCF2 और Cl2 कर देते हो, डाई फ्लोरो डाई क्लोरो कार्बन, उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रियोन। इसके बाद DDT का बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, DDT का फुल फॉर्म बता दो, तो क्या बोलते हो, पैरा पैरा डाई क्लोरो डाई फिनाइल, डाई फिनाइल, फिर क्या बोल देते हो, ट्राई क्लोरो एथेन, ट्राई क्लोरो एथेन होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो ये तुमको पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए। तो पैरा पैरा डाइक्लोरो है, तो देखो एक ये क्लोरीन लगा दिया और एक ये क्लोरीन लगा दिया, ये तो पैरा पैरा डाइक्लोरो हो गया, और इसी से हम लोग क्या कर दिए, एक कार्बन लगा दिए और एक और कार्बन लगा दिए, यहाँ पर 3 क्लोरीन लगा दिए, तो ट्राई क्लोरो एथेन हम लोगों का हो गया, और पैरा पैरा डाइक्लोरो हो गया। तो ये हम लोगों का DDT का स्ट्रक्चर हो गया। किसके जैसा काम आता है ये, तो एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, या ऐसा कहिए कीटनाशक जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें हैं, इसको बैन कर दिया गया। क्यों बैन कर दिया गया, क्योंकि ये वाटर इंसॉल्युबल था, तो डिग्रेड नहीं होता था। तो ये हम लोगों का हुआ कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन। फिर भी अगर तुमको कोई ऐसा चीज लगता है कि नहीं सर से पूछना चाहिए, तो बेहिचक कमेंट सेक्शन में बताओ, हम लोग बिल्कुल तुम्हारी मदद करेंगे, और जिंदगी में आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। ओके।